जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज ये हमारा दोस्तों बीपीएससी जीके जीएस का जो क्लास चल रहा है, आज ये हमारा दूसरा क्लास है। और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद ही पसंद आएगा। इसमें हमने जो क्वेश्चन शामिल किया है दोस्तों, ये 2018 के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस लेवल्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस करने के बाद, जितने भी क्वेश्चंस जो बीपीएससी के द्वारा कराए गए हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी को करने के बाद जो है हम उसी लेवल की तैयारी जो है आगे प्रैक्टिस सेट के रूप में करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी की सारी जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो कम से कम हम लोग 30 क्वेश्चन डेली बाई डेली दोस्तों हर क्लास में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है, प्रथम असली मेहराब है, पूजा स्थल है, कला और वास्तुकला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वह एक नगरीय विशेषता थी, यानी कि पक्की ईंट से बनी इमारतें थी। तो यह सिंधु घाटी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर जो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज दूत था तो किसका था? सेल्यूकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था, यूनानियों का था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जीके जीएस जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, याद करनी होती हैं। जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो है कमांड होगा जीके जीएस के ऊपर। आपका नॉलेज जितना है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है उस तरीके का कि आप जो है बहुत मैथ का कोई ट्रिक है या फार्मूला है जिसके द्वारा कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी ही है। तो मेगास्थनीज दूत था तो किसका था? तो सेल्यूकस का था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम कौटिल्य की पुस्तक की अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है, जो इसमें से ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी में से कोई ऑप्शंस जो है सही नहीं है औपचारिक रूप से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं त्रिपिटक अगले क्वेश्चंस की। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं अगर हम कि यहाँ पर कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे मिला होगा त्रिपिटक के बारे में जानने के लिए। तो ये किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि अशोक के जो धम्म का मूल संदेश था, जो ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर या ये भी कह सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं कोई एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे कि जो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो करके यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यही सही होने वाला है। तो वो भी आपका ऑप्शन नंबर ई में ही आएगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन नंबर क्या है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बात करें अगर कि जो मौर्य समाज का जो 7 वर्गों का विभाजन था, वो जो विशेष रूप से किसमें उल्लिखित है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लिखित है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, श्रीगुप्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जब आया था तो उस समय जो शासनकाल था वो था चंद्रगुप्त सेकेंड का। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट और राजवंश के साथ युद्ध करने के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, तो चोल काल जो प्रसिद्ध था वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर कहलाते हैं, गोपुरम, देवालय, मंडप, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, जो दक्षिण भारत के मंदिर के जो आकर्षक द्वार थे वो क्या कहलाते थे? तो गोपुरम कहलाते थे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वो आपका हम्पी में मिलता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान जो है प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बलबन वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जो है शासन के सिद्धांतों को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान क्या किया था? प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वीं शताब्दी से जो है भारत में कागज का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लेते हैं यूरोपीय चित्रकारी की, तो जिसके दरबार में यह प्रारंभ हुआ था तो वो और कोई नहीं, अकबर थे। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि क्या किया गया? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्वालियर जो था, यानी ग्वालियर जो देशी रियासत थी, अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। देखिए, नहीं पूछा गया है। जबकि सिंध, अवध, सतारा की बात की जाए तो इन सभी देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, पर ग्वालियर की बात करें तो इसी को नहीं मिलाया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून का निरस्त कराना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम बात करते हैं जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, यहाँ पर पूछा एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो बात करते हैं, यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं कोई एकमात्र उसका उद्देश्य नहीं था। इसमें जो ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे उपरोक्त में से जो एक से अधिक आंसर हैं वो सही है। इस वजह से जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब, बंगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था?
तो ये जो आपका हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका केरल में। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किस दौरान हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है कि हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929, 30, 31, 32, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 69 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो हुआ था 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935, 1999, 1909, यानी भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, GV राव कमेटी ने, सरकारिया आयोग ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक ने। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, या सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा सार्वजनिक अनुशासन का जो रखरखाव है वह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो बिल्कुल बात सही है, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, अगर हम बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की, तो ये आपकी राज्य सूची में आती है, न कि समवर्ती या फिर संघ सूची में। ठीक है, किन राज्यों में ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखिए कूट वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान देना है कि किन किन राज्यों में जो है पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के जो 50% आरक्षण को वैध किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कि बिहार में भी ये काम किया गया है, यानी वैध किया गया है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि चारों में ही जो है 50% आरक्षण को वैध किया गया है स्त्रियों के लिए। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 75 की बात कर दें तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है, वो आपका केवल जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, या उपरोक्त में से कई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 76 की बात करें कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है दोस्तों, तो वो क्या है आपकी? वो क्या है? प्रकृति में संघीय है, पर भावना में क्या है? एकात्मक है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद बात कर लेते हैं 78 की। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 79 नंबर क्वेश्चन। तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेह है? तो मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि सभी को पता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति जो है कि जवाबदेह है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि यदि आप संसद का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो उम्मीद करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट सेशन में करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप देखें ना, तो इस वजह से मैं जो है इसको नेक्स्ट जो है कि वीडियो में लेकर के आऊँगा जो 30 क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। और दोस्तों आपकी रीजनिंग की भी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी बीच बीच में जो है कि आपके चलते रहेंगे। बाकी जो अगर बात कर लेते हैं जीके जीएस का, तो ये डेली बाई डेली जो है दोस्तों शाम को आपको 7 बजे आपको एक वीडियो मिलनी ही मिलनी है, जिसमें आपको कम से कम 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आपके क्या सजेशंस है जो है कि क्या चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।